नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम राजनीति विज्ञान के एक बेहद बुनियादी लेकिन कमाल के विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। वो है संविधान का मूल सिद्धांत। सुनने में शायद ये थोड़ा किताबी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही रोमांचक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पे गौर करते हैं। क्या संविधान सिर्फ कुछ नियमों की एक मोटी सी किताब है, या फिर इसके पन्नों के बीच कोई बहुत गहरी फिलॉसफी, कोई बड़ा दर्शन छिपा है? आज इसी धारणा को थोड़ा चुनौती दी जाएगी और राजनैतिक सत्ता के इस सबसे बड़े दस्तावेज को बिल्कुल एक नए नजरिए से समझा जाएगा। इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले संविधान की परिभाषा समझेंगे, फिर इसके 8 मुख्य कार्य, उसके बाद एक अच्छे संविधान की खूबियां, इसके अलग अलग प्रकार, और आखिर में संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दिलचस्प कंसेप्ट को गहराई से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। संविधान आखिर है क्या? सबसे दिलचस्प बात तो इस शब्द की जड़ों में ही छिपी है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द दरअसल लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूअर से निकला है। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को बनाना या स्थापित करना। अगर आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे उसूलों का एक बुनियादी सेट है जो तय करता है कि किसी देश की सरकार का ढांचा कैसा होगा और उस सरकार का अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कैसा रिश्ता होगा। एक तरह से ये किसी भी देश को चलाने की सबसे बुनियादी गाइडलाइन है। अब दुनिया भर में इसे देखने का नजरिया भी बड़ा अलग अलग है। भारत का ही उदाहरण लें तो यहाँ संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून या सुप्रीम लॉ माना जाता है। मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बाकी सारे कानून इसी के दायरे से निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देशों को देखें तो वहाँ इसे बेसिक लॉ कहा जाता है, यानी ये एक ऐसी मजबूत नींव है जिसके ऊपर बाकी कानूनों की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। है ना एक बेहद दिलचस्प तुलना। अब जब हम परिभाषा समझ चुके हैं तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी किसी भी समाज में इसके मुख्य कार्य क्या है। मशहूर राजनीति विज्ञानी इलियट बुल्मर ने संविधान के 8 सबसे जरूरी काम गिनाए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये राजनीतिक सीमाओं को तय करता है, सत्ता का नेचर कैसा होगा ये बताता है, और राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करता है। इतना ही नहीं, ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी लिस्ट देता है। चुनाव आयोग जैसी अहम राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, केंद्र और राज्य के बीच पावर के बंटवारे को कंट्रोल करता है। साथ ही देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान जैसे भारत का धर्मनिरपेक्ष होना तय करता है और राज्य को उसके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए कमिट भी करता है। सच में ये पूरे राष्ट्र को मैनेज करने का एक शानदार मास्टर प्लान है। अब एक सवाल उठता है कि सिर्फ एक दस्तावेज होने और एक बेहतरीन दस्तावेज होने में क्या फर्क है। आइए एक अच्छे संविधान की खूबियां देखते हैं। एक शानदार संविधान की सबसे पहली पहचान है उसका संक्षिप्त, स्पष्ट और निश्चित होना। कानूनी भाषा जितनी सटीक होगी ना, कन्फ्यूजन उतना ही कम होगा। सोचिए, अगर संविधान में सार्वजनिक नैतिकता जैसे गोलमोल शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो अलग अलग जज इसका अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं, और इससे कितनी बड़ी कानूनी अराजकता फैल सकती है। इसीलिए बात बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। लेकिन ठहरिए, सिर्फ स्पष्ट होना ही काफी नहीं है। एक अच्छे संविधान को व्यापक, उपयुक्त, स्थिर और सबसे जरूरी बात अनुकूल यानी अडैप्टेबल होना चाहिए। समय के साथ समाज बदलता है, इतिहास और अर्थव्यवस्था बदलती है, तो संविधान को भी उसके हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। एक बेहतरीन संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समाज के साथ साथ सांस लेता है और विकसित होता है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा ग्लोबल लेवल पर ले चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में संविधान कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बड़ा फर्क तो इसके बनने की प्रक्रिया में ही है। एक होता है विकसित यानी इवॉल्व्ड संविधान। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। वहां का सिस्टम सदियों से धीरे धीरे जोड़े गए नियमों और परंपराओं से बना है जो मैग्ना कार्टा के जमाने से चले आ रहे हैं। इसके बिल्कुल उलट होता है निर्मित या इनैक्टेड संविधान। भारत और अमेरिका इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। यहाँ एक बाकायदा संविधान सभा बैठी, उसने एक निश्चित समय लिया और जानबूझकर एक पूरा ढांचा तैयार करके उसे लागू किया। इसी बात से जुड़ा है अगला पॉइंट, लिखित बनाम अलिखित संविधान। अब देखिए, यूके का अलिखित संविधान कोई एक सिंगल किताब नहीं है। ये संसद के अलग अलग कानूनों और सदियों पुरानी परंपराओं में बिखरा हुआ है। वहीं भारत और अमेरिका का जो लिखित संविधान है वो एक बहुत ही व्यवस्थित कॉडिफाइड सिंगल दस्तावेज है। सब कुछ एक ही जगह दर्ज है। यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बेहद शक्तिशाली कोट याद आता है।
उन्होंने कहा था, अगर आप इसे कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप राष्ट्र के विकास को रोक देंगे। ये विचार एकदम सटीक समझाता है कि अगर किसी देश का बुनियादी ढांचा इतना सख्त हो जाए कि उसमें बदलाव ही न किया जा सके, तो वो उस आगे बढ़ते समाज के लिए मदद नहीं बल्कि एक बड़ी रुकावट बन जाता है। और बस यही बात हमें कठोर और लचीले संविधान के बीच के अंतर तक ले आती है। अमेरिका का संविधान बेहद कठोर माना जाता है। वहां एक छोटा सा बदलाव करने के लिए भी भारी बहुमत और राज्यों की सहमति चाहिए होती है। दूसरी ओर यूके का सिस्टम बहुत लचीला है। वहां के संविधान को आम कानूनों की तरह बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। अब सोचने वाली बात है कि भारत कहां खड़ा है? तो बता दें कि भारत ने बहुत ही समझदारी से इन दोनों का एक शानदार सिंथेसिस यानी मिश्रण अपनाया है। संविधानों को बांटने का एक और तरीका है सत्ता का बंटवारा। संघीय या फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच पावर एकदम साफ साफ बटी होती है, जबकि एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम में पूरी की पूरी ताकत राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र में केंद्रित होती है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारत का ढांचा काफी हद तक अर्धसंघीय है। इसमें राज्यों को पावर तो है, लेकिन केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है ताकि देश की एकता हमेशा बनी रहे। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। नियमों की किताब से आगे निकलकर अब बात होगी इसके दर्शन की, यानी संविधानवाद की। इस पूरे कंसेप्ट को एक बहुत ही प्यारी एनालॉजी से समझा जा सकता है। एक इंसान होना और उस इंसान के भीतर इंसानियत का होना। किसी देश के पास एक लिखित संविधान का होना बस एक इंसान होने जैसा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उस देश में इंसानियत है? यानी क्या वहां की सरकार सच में संविधानवाद के दर्शन और मूल्यों का पालन कर रही है? सिर्फ कायदे कानून की एक किताब होना काफी नहीं है, उस किताब की आत्मा का सम्मान करना ही असली संविधानवाद है। इतिहास गवाह है कि एक तानाशाही वाले शासन के पास भी अपना खुद का एक लिखित संविधान हो सकता है, लेकिन वहां संविधानवाद नाम की चीज पूरी तरह से गायब होती है। ऐसी सरकारें खुद को सभी कानूनी सीमाओं से ऊपर मानती हैं। उनके पास नियम तो होते हैं, लेकिन उन नियमों का मकसद जनता की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि अपनी मनमानी सत्ता को हर हाल में बचाए रखना होता है। तो फिर आखिर ये संविधानवाद असल में है क्या? दरअसल ये सीमित सरकार का एक राजनीतिक दर्शन है। ये किसी भी तरह की तानाशाही और मनमाने शासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर राजनीतिक विद्वानों की माने तो ये राज्य के अधिकारियों और उनकी ताकत पर स्पष्ट कानूनी सीमाएं लगाने का एक दृढ़ संकल्प है, ताकि सरकार कभी भी किसी भी हाल में अपनी असीमित शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस विचार को एवी डाइसी का एक बहुत ही मशहूर कथन और भी मजबूती देता है। उन्होंने कहा था, कानून का शासन मनमानी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश में हमेशा कानून का राज होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की सनक या किसी तानाशाह की मनमर्जी का नहीं। कानून सभी के लिए एक बराबर है। अब सोचने वाली बात यह है कि कागज पर लिखी ये बातें असल दुनिया में टिकती कैसे हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि जनता की संप्रभुता यानी असली ताकत हमेशा जनता के हाथों में हो। इसके अलावा कानून का शासन, लोकतांत्रिक जवाबदेही, सत्ता का बंटवारा, सेना के ऊपर नागरिकों का कंट्रोल और सबसे अहम, एक बिल्कुल आजाद और स्वतंत्र न्यायपालिका। यही वो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो किसी भी देश में संविधानवाद को मरने नहीं देते। अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों के विश्लेषण और अब तक की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक सच्ची संवैधानिक सरकार आखिरकार वही है जो अपने ही संविधान की शर्तों और सीमाओं से कड़ाई से बंधी हो। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने लायक है कि संवैधानिक सरकार का सीधा सा मतलब ही होता है सीमित सरकार। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। अगर सच्चे संविधानवाद का मतलब एक सीमित सरकार है, तो क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में सत्ता चलाने वालों के पास सच में सीमित शक्तियां हैं, या क्या वे चुपचाप इसका दायरा बढ़ाते जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार होना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।